Hi student, welcome back to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the structure of nephron. Now look at the histology part of the nephron. अब हम different part के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं. हेडिंग डाल दीजिए हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन. इसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी ग्लोमेरुलस. What is a glomerulus part? Look, glomerulus is a network of 50 parallel branching capillaries which is covered by the endothelium, right? The basement membrane and epithelium made of podocyte. यानी इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स. which has slit pores. इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं that restrict passage of colloids. जो बिग colloids हैं उनके रास्ते को पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर कैन ईजिली पास थ्रू द PCT. ये पोडोसाइट के थ्रू जो छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर कंटेंट है, आसानी से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पास हो सकता है. दैट इज द हिस्टोलॉजी पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस. नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है बाउमन्स कैप्सूल. बाउमन्स कैप्सूल. What is all about Bowman's capsule? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि Bowman's capsule is a cups like structure. तो यहाँ की जो इनर लेयर है वहाँ पर मिलेगा पोडोसाइट्स एंड द पोडोसाइट इज मेक द इनर वॉल ऑफ द Bowman's capsule एंड द Bowman's capsule हैव गैप. कितना पाया जाता है? दिस गैप इज अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड. तो 25 नैनोमीटर जितने छोटे छोटे स्मॉल कैपिंग पाई जाती है एंड द आउटर वॉल ऑफ द Bowman's कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम. यू कैन से फ्लैटेंड एपिथेलियम से बाहर की जो आउटर लेयर है वो बनी होती है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Bowman's कैप्सूल. नेक्स्ट आता है सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCT कहते हैं. Now PCT, proximal convoluted tubule, is made up of simple cuboidal epithelium and it has a microvilli. So it is also known as brush border epithelium. ठीक है, तो PCT में क्या पाया जाता है? Simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium. एपिथीलियम, ठीक है, इससे मिलकर बनी होती है क्योंकि इसमें माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम भी कहते हैं. ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम. ऑलराइट. नेक्स्ट आता है PCT के बाद लूप ऑफ हेनले. डी, लूप ऑफ हेनले. व्हाट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ लूप ऑफ हेनले? द एपिथेलियम ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वेरी थिन एंड कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल. ठीक है, तो जो नीचे की तरफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी पतले होते हैं और बने होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम सेल से. और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हैव अ 2 पार्ट्स. जो फर्स्ट पार्ट है नीचे वाला, जिसे हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं स्टार्टिंग में, वो बना होता है
स्क्वामस एपिथेलियल पार्ट, और जो उसके ऊपर पाया जाता है जो थिकेंड पार्ट होता है वो बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दैट मीन्स जो डिसेंडिंग पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है उसमें एक ही तरह के एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन जो अपवर्ड मूव करता है उसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का और नीचे वाला हिस्सा बना होता है सिंपल एपिथेलियल सेल का। ठीक है, ऑलराइट। सो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम, ऑलराइट। जबकि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज आल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो कि थिन पार्ट होता है वो बना होता है, यहाँ से इंडिकेट कर देता हूँ फर्दर, जो थिन पार्ट होता है is made up of squamous epithelial tissue and the thick part is made up of cuboidal epithelial cell। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए cuboidal। बस इतना ही साइड डिफरेंस है। तो डिसेंडिंग इज मेड अप ऑफ स्क्वामस, बट ascending is made up of two type of cells, squamous epithelial cell as well as cuboidal epithelial cell. All right, now the ascending limb is impermeable to water and it is permeable to NaCl। जो ascending loop of Henle है वो cuboidal epithelial cell का बना होता है। Now next important point, the ascending limb is impermeable to water and permeable to NaCl। यानी ascending loop जो लिम्ब है वहाँ से वाटर का मूवमेंट बाहर नहीं हो सकता, लेकिन वो NaCl यानी नमक या साल्ट को बाहर जाने के लिए परमिएबल होता है। नेक्स्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में DCT लिखते हैं, distal convoluted tubule। What is the property of DCT? DCT is made up of cuboidal epithelial which is glandular in nature। ये बना होता है cuboidal epithelial cell, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? ग्लैंडुलर, ग्लैंड लाइक अपीयरेंस। और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। यहां पर लिख देता हूं ऊपर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टिंग duct? Okay, the collecting duct are lined by the cuboidal epithelial in different region। collecting tubule में अलग अलग जगहों पर सिर्फ cuboidal epithelial cell मिलती है। at interval of the cuboidal cells are ciliated। ठीक है, जो इनके बीच में गैपिंग पाई जाती है वहाँ पर ciliated cells मौजूद रहती है। that is the histological part of collecting duct। collecting duct पे cuboidal epithelial cells पाई जाती हैं और ciliated epithelial cells भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए यूरेटर। यूरेटर वो पार्ट है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है किडनी से होते हुए। तो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि यूरेटर से होते हुए जो यूरिन है अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। हेडिंग डाल दीजिए यूरेटर।
Okay. Ureters are found in the pairs. It arises from the hilum part of the kidney or emerges from the kidney. It is a whitish यानी सफ़ेद कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. द लेंथ ऑफ यूरेटर इज अबाउट 28 सेंटीमीटर. ये लगभग 28 सेंटीमीटर जितना लॉन्ग होता है. इसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर जितनी होती है. देयर वॉल कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. कौन सी लेयर पाई जाती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो लाइनिंग पाई जाती है, जो वॉल पाई जाती है यूरेटर की, वो बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड द सराउंडिंग बाय अ लेयर ऑफ मसल्स फाइबर. ठीक है, और इसके चारों तरफ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं. एंड द ओपनिंग ऑफ टू यूरेटर इन द ब्लैडर आर सेपरेट. यानी ब्लैडर में ये अलग अलग ओपन होते हैं. स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ किडनी, दूसरा किडनी यहाँ से निकलते हैं बाहर. ठीक है, और सेपरेटली निकलते हैं. एंड सपोज दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पर दोनों ट्यूब अलग अलग ओपन होते हैं. ठीक है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ राइट. ठीक है, सो दीज आर क्लोजली प्लेस्ड. एक दूसरे के नज़दीक ही पाए जाते हैं, बट दे आर ओपन सेपरेटली इन द ब्लैडर. These are oblique so that the urine cannot regurgitate into the ureters when the bladder contract. ये थोड़ा सा तिरछे होते हैं, ऑब्लिक नेचर में होते हैं. इसलिए कभी भी अगर प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है तो जो ब्लैडर में यूरिन है वापस नहीं जा सकती. तो इसका अरेंजमेंट इसी तरह से ऑब्लिक पाया जाता है, तिरछे अरेंजमेंट होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का वापस जाना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर किसी भी रीजन से ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हो तो. सो पैरास्टालसिस ऑफ यूरेटर्स आल्सो चेक द रिगर्जिटेशन. जैसा कि मैंने आपको सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि वहाँ पर भी कैसा मूवमेंट पाया जाता है. एक पैरास्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है जो हमेशा फूड को, ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टेड हो या अनडाइजेस्टेड हो, उसको आगे की तरफ ही पुश करता है, उसको बैक फ्लो से रोकना है. वैसे ही यूरेटर में भी पैरास्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है जो यूरिन को आगे की तरफ प्रेस करता है, आगे की तरफ फ्लो करने के लिए प्रेशर डालता है, और रीगर्जिटेशन यानी वापस बैक फ्लो होने से रोकता है. सो द यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल. ठीक है, जैसे किडनी में होता है बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है और बैक साइड में लेयर नहीं पाई जाती, वैसे ही यूरेटर के केस में भी क्या होता है, इसमें रेट्रोपेरिटोनियल लेयर्स पाई जाती है. ओके, नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. हेडिंग डाल दीजिए, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी bladder and urethra. The urinary bladder is a pear-shaped, hollow muscular organ. ठीक है, situated in the pelvic cavity which is made up of smooth and involuntary muscles. ये खास ध्यान रखना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो किस मसल से मिलकर बनी होती है. ये बनी होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि स्मूथ इन नेचर होती है. तो स्मूथ मसल्स ज़्यादातर इनवॉलेंट्री नेचर की ही पाई जाती हैं. द मसल्स इज आल्सो नोन एज
टॉर्सल मसल, इनको हम डी टॉर्सल मसल के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, डी स्पेलिंग देखना ध्यान से, टॉर्सल मसल्स। So, in the urinary bladder there is a dorsal muscle. dorsal muscles का मेन फंक्शन क्या होता है? ये मसल्स का एक्शन होता है एक्सपेलिंग द सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस यानी जो यूरिन इसके अंदर पाई जाती है वो लगातार एक्सपेल करके बाहर निकालती रहती है। ऑलराइट, इसके नीचे का हिस्सा जो पार्ट है या नेक रीजन, it is converted into or leads into the urethra. इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इस पार्ट को हमने अभी डिस्कस किया, जिसको यूरेटर कहते हैं। एंड दिस इज किडनी, ठीक है, ऑलराइट। तो यूरिनरी ब्लैडर आगे एक्सटेंड होकर किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिथ्रा का। नाउ सो द ल्यूमेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय द ट्रांजिशनल इपिथेलियम, और ट्रांजिशनल इपिथेलियम में ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेचिंग पाई जाती है, यानी वो यूरिन को काफ़ी लंबे समय तक रोक सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ स्ट्रेचिंग पावर, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं और उसको रिटेन करने की क्षमता रखते हैं। सो द नेक ऑफ ब्लैडर इज गार्डेड बाय द टू इंस्फिंक्टर। ब्लैडर की जो आउटर लेयर है उसमें दो इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं। जो इनर वाला होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल रिफ्लेक्स, जबकि आउटर वाला वॉलेंट्री होता है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट है, ठीक है, वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, यानी दो तरीके की मसल्स काम करती हैं। एक होती है इनवॉलेंट्री और दूसरी होती है वॉलेंट्री। तो जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, इनर पार्ट यानी इनर इंस्फिंक्टर, वो बना होता है इनवॉलेंट्री पार्ट से, जो कि स्पाइनल रिफ्लेक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जबकि आउटर पार्ट वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट। नेक्स्ट, म्यूकोसा ऑफ ब्लैडर विद द फोल्ड कॉल्ड रग। जो म्यूकोसा ब्लैडर की पाई जाती है उसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, जिसको रग कहते हैं, एंड रग आल्सो प्रेजेंट इन द स्टमक एज वेल एज वेजाइना। तो इस तरह के जो रग्स हैं वो स्टमक रीजन में भी पाए जाते हैं और वेजाइनल रीजन में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अंडर डेवलपमेंट रहते हैं, उनमें आउटर वॉलेंट्री कंट्रोल ना पाए जाने की वजह से यूरिन अक्सर एक्सपेल आउट हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैन से द children cannot controlled over the urination. As they are developing day by day, the voluntary control also develop, which is controlled by the cerebral cortex region. Then we can say yes, this portion is also developed. तो जब भी इस तरह का यूरिनेशन की अर्ज होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और यूरिनेशन को एट डेफिनेट टाइम पीरियड पर किया जा सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका वॉलेंट्री कंट्रोल हो, और ये चाइल्डहुड में यानी डेवलपिंग चाइल्ड में, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक छोटे बच्चों के साथ अक्सर यूरिनेशन हो जाता है। और इन द लेटर एज यानी द एजेस रीचेस अबव 60, 70, 75, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, यानी जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा।